जय हिंद। उनकी हस्ती तुम्हें क्या बताऊं, जो अपनी हैसियत देश पे लुटा गए और हम अपनी जवानी भी देश को दे न सके और वो अपनी जीवन देश पे मिटा गए। आज हम बात कर रहे हैं शहीद दिवस यानी 23 मार्च के बारे में। 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और इस दिन 23 मार्च को जो भी शहीद हुए हैं हमारे मातृभूमि के लिए उनको हम नमन करते हैं। और ये 23 मार्च को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, आज का हमारा विषय यही है। आज के इस विषय को हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि और नमन करते हुए, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपनी सारा खुशियों को मिटा दिया या फिर कहें कि हमारे भविष्य के लिए लौटा दिया। तो एसबीआईटी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं आज के 23 मार्च के दिन के इस शहीद दिवस की पूरी परिदृश्य और पूरी परिघटना के बारे में। 23 मार्च को ही फांसी को चूमने वाले ये तीन देश के बहादुर, जिनमें हमारे भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं और राजगुरु हैं, ये तीनों अपनी जवानी के 19-20 साल की उम्र में इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था ताकि हम आने वाले दिनों में एक स्वतंत्र देश में एक उगते हुए सूरज को और एक स्वतंत्रता के साथ, अपनी गरिमा के साथ अपने जीवन को बिता सकें। तो शुरुआत कर रहे हैं सबको श्रद्धांजलि देते हुए आज का ये वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि शहीद दिवस का इतिहास क्या रहा है, आखिर कौन कौन सी ऐसी परिघटना हुई जिसके बाद इनको फांसी दी गई और ये देश के नाम शहीद हुए और इनके शहीद होने के दिन को हम लोग आज शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये घटना की अगर शुरुआत करें तो शुरुआत होती है 1919 से। और 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 में मानवता के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक वाली घटना घटी थी और वो घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है और यह घटना उसमें किशोरावस्था में थे भगत सिंह, उनको अंदर से झकझोर देता है जब अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई और सैकड़ों हजारों लोगों को, निर्दोष लोगों को, भारतीयों को मार दिया गया अमृतसर के उस बाग, उस जालियांवाला बाग में। इसके बाद बात करें कि जब वो हजारों लोग मारे गए उसके बाद क्या क्या घटना घटी है देश में और क्या क्या परिदृश्य घटा था भगत सिंह के जीवनी में, क्या क्या चीज वो महसूस किए थे। तो इस घटना ने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया और उस समय भगत सिंह युवा अवस्था में थे, किशोरावस्था में थे और उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जो निहत्थे भारतीय मारे जाते हैं अंग्रेजों के उस गोली से जालियांवाला बाग में, उसके बाद उन पे बहुत बड़ा एक मानसिक असर पड़ा था और वो उस मार्मिक चीज को देख नहीं पाए थे, संभल नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे। वहीं से उनके मन में आक्रोश और प्रतिशोध का भावना जो अंग्रेजों के खिलाफ था वो बढ़ चुका था। ये इस दृश्य से आप समझ सकते हैं किस तरह से जनरल डायर ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया था और निहत्थों पे गोली चलाने का आदेश दिया था। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उसमें गोली चलाने वालों में अधिकतर भारतीय ही थे जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे और वो गोली चला रहे थे, यानी एक भारतीय ही भारतीयों पे गोली चला रहा था और ये भारतीय निहत्थे बेचारे मारे जा रहे थे उस निर्दयी घटना में। इसके बाद दूसरा जो घटना घटता है वो लाला लाजपत राय के साथ घटता है और वो घटना घटता है 1928 में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। और उनकी मृत्यु कैसे होती है, तो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय धरना देते हैं, अनशन करते हैं, उसका विद्रोह करते हैं और उसमें उस विद्रोह को शांत करने के लिए लाठी चार्ज का आदेश दे दिया जाता है। और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय अंग्रेजों के लाठी के चार्ज में घायल हो जाते हैं, उनके सर पे बहुत गहरा चोट पड़ता है डंडे की मार से और वहां पे घायल हो जाते हैं और उसी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। और ये घटना भी भगत सिंह को काफी अंदर से झकझोर देता है और आक्रोशित कर देता है। तो लाला लाजपत राय की वो मृत्यु, उनकी हत्या कहें तो गलत नहीं होगा, तो जो लाला लाजपत राय की हत्या होती है उसी के बाद उनके मन में उसका बदला लेने का संकल्प आता है और उस संकल्प में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों मिलकर एक प्लान करते हैं और वो प्लान ये था कि जिसने लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज का आदेश दिया है उसको मारा जाए, यानी उसकी हत्या की जाए ताकि लाला लाजपत राय की मृत्यु की बदला ली जा सके। और इसी कड़ी में अगर हम देख पा रहे हैं किस तरह से लाला लाजपत राय के ये सीन दिखाया गया है एआई के थ्रू और उनपे डंडे से मारा जाता है, उनके सर पे काफी गहरा चोट पड़ता है और इसी चोट की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है इसी लाठीचार्ज में।
जो कि साइमन कमीशन जो आया था उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे। फिर उसके बाद होता क्या, तो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या होती है। वो उस हत्या का प्लान सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों मिलकर करते हैं, और जो लाठीचार्ज में उनका आदेश दिया था उसका नाम था जेम्स ए स्कॉट, और इसी स्कॉट की हत्या का प्लान करते हैं सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, ताकि उसका बदला लिया जा सके। स्कॉट की हत्या को हत्या नहीं वध कहा जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब पापियों का हत्या होता है तो उसको हत्या नहीं, उसको वध कहा जाता है। जिस तरह से हम लोग रावण का वध सुने हैं, इस तरह से जो भी पापी है उनका हत्या को वध ही कहा जाए। हालांकि स्कॉट के स्थान पर उस समय सैंडर्स स्कॉट के ऑफिस से बाहर निकलता है, और सैंडर्स जब बाहर निकलता है तो समझ में नहीं आता है कि स्कॉट कौन है और सैंडर्स कौन है। पहचानने में थोड़ी सी चूक होती है, और जो गोली चलानी थी स्कॉट पे वो गोली चल जाती है सैंडर्स पे, और सैंडर्स को गोली लग जाती है और सैंडर्स वहीं पे मारा जाता है। और उस हत्याकांड में ये 3 लोग ही शामिल थे। बैकअप के लिए चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन उस समय घटना के स्थल पर यही 3 लोग शामिल थे, जो कि सुखदेव थे, भगत सिंह और राजगुरु। तो इस घटना के बाद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु वहां से निकल जाते हैं। अच्छी तरीका से भेष बदल कर, उनको कोई पहचान नहीं पाता है कि आखिर ये हत्या को अंजाम दिया कौन है, इस घटना को अंजाम दिया कौन है। तो वहां से तो ये तीनों आसानी से निकल जाते हैं उस घटना के बाद। लेकिन उसके बाद एक और जो आता है, कुछ कुछ और नए रूल्स आते हैं। उस रूल्स के विरोध में जो दमनकारी कानून लेकर आया था, जिसको हम लोग ब्लैक लॉ भी कह सकते हैं, वो ब्लैक लॉ था, एक तरह से काला कानून था। उसके विरोध में जब प्रदर्शन करने लगते हैं, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी का जो टीम प्रदर्शन करता है, उसमें भगत सिंह का कहना था कि ऐसे ये लोग नहीं सुनेंगे, और इनको सुनाने के लिए कुछ धमाके की आवश्यकता पड़ती है। इनका एक प्रमुख डायलॉग भी है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होगी, सिर्फ बोली से और सिर्फ कहने से बहरे नहीं सुनते हैं। इसीलिए 2 ऐसे बिल थे, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल था। और ये दोनों बिल के विरोध में ये तीनों जाते हैं। वहां पे जो विरोध किया जाता है उसमें शामिल होते हैं भगत सिंह। और ये बिल था क्या, तो जो ये दोनों बिल था, एक बिल था बिना ट्रायल गिरफ्तारी, और दूसरा मजदूर हड़ताल दमन कानून। यानी बिना किसी ट्रायल का, बिना किसी इल्जाम का, सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, यह कानून था। दूसरा कानून था, जो भी भारतीय मजदूर हड़ताल कर रहे होते हैं उनको हड़ताल को दमन करने का, उसको हटाने का कानून लाया गया था क्रूरता से। तो दोनों कानून जो था वो भारतीयों के लिए, भारतीय मजदूरों के लिए सही नहीं था। इसको दबाने के लिए, इसके लिए भी एक विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, और उसी प्रदर्शन की कड़ी में उनका उद्देश्य जो था वो हत्या नहीं था, बल्कि आवाज उठाना था, बहरों के कान में आवाज डालना था। इसीलिए वो असेंबली में जाते हैं, और असेंबली में बम, वैसे बम फेंकते हैं जो कि सिर्फ धुआं देता है, सिर्फ आवाज करता है, उससे किसी की हत्या, किसी की जान नहीं जा सकती है। और असेंबली में बम फोड़ने के लिए 2 लोग जाते हैं, एक भगत सिंह थे और उनके साथ दूसरे बटुकनाथ थे। और वे नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, साथ में वो पर्चे भी बांटते हैं कि ये कानून को वापस लो। ये नारा लगाते हैं और बोलते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो जो असेंबली बम काट था उसमें 2 लोग गए थे, भगत सिंह और बटुकनाथ। और ये दोनों लोग, ये भगत सिंह, ये बटुकनाथ, ये दोनों लोग ये असेंबली में बम को फोड़ते हैं। असेंबली में जो वहां की ब्रिटिशर्स का था, वहां पे ये बात बताते हैं कि दोनों कानून जो ब्लैक लॉ है उन दोनों को हटाया जाना चाहिए, वो दोनों सही नहीं है भारतीय के लिए। और ये धमाके के बाद वो अपनी गिरफ्तारी भी देते हैं, यानी खुद को पकड़वाते भी हैं कि ये धमाका हम लोगों ने किया है, और हमारा मंशा किसी का हत्या का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि ये कानून हटे। हम बस ये बात अपनी सुनाने के लिए इस धमाके को अंजाम दिए हैं। फिर जेल में भगत सिंह के साथ क्या होता है, तो जेल में भगत सिंह और कानूनी कार्रवाई के द्वारा एक शख्स थे हंसराज वोहरा, जो कि गद्दारी, इनको गद्दार कहें तो गलत नहीं होगा, ये भगत सिंह और क्रांतिकारी की टीम से ही थे, और इनकी गद्दारी के कारण ही भगत सिंह पहचाने जाते हैं। बाद में सुखदेव और राजगुरु को भी पकड़ा जाता है, और वो आरोप जो सैंडर्स हत्याकांड का था उसको भी सिद्ध किया जाता है। तो 1929 से 30 तक जेल में वो रहे, और भगत सिंह जेल में रहने के बाद भी बहुत सारे प्रदर्शन किए। जैसे कि भगत सिंह का मांग था कि जेल में कैदियों को पढ़ने के लिए अखबार, कुछ लिखने के लिए पेन पेपर भी दिए जाए, साथ में अच्छा शुद्ध भोजन दिया जाए, और वो सम्मान के साथ ही, क्योंकि वो क्रांतिकारी है, कोई क्रिमिनल्स नहीं, तो क्रांतिकारियों को सम्मान के साथ जेल में रखा जाए, और जेल में उनको सुविधा दी जाना चाहिए जो कि एक मानवता के नाते सही होगा।
उन्हें लिखने की आजादी दी जाए, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने दी जाए, उनको किताबें पढ़ने दी जाए और साथ ही साथ उनको अच्छा शुद्ध भोजन भी दिया जाए। इसके लिए भूख हड़ताल भी करते हैं। भूख हड़ताल में भगत सिंह के एक साथी की मृत्यु भी हो जाती है उसी हड़ताल में। और उसके बाद का जो घटना था 1930 को मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है लाहौर में ही। और उस लाहौर के ट्रायल में जब वोहरा इस बात को प्रूव करता है कि जो सैंडर्स हत्या हुआ था उसमें शामिल थे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। उसके बाद इन तीनों पर वो बम कांड के अलावा सैंडर्स हत्याकांड का भी केस चलता है और उसको नाम दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस। जो सैंडर्स हत्याकांड था उसको लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। उस पे भी ट्रायल होने लगा इन तीनों पे और उस ट्रायल में तीनों को दोषी भी ठहराया गया सिर्फ हंसराज वोहरा की गद्दारी के कारण। हम अगर इतिहास को अच्छी तरह से झांकेंगे तो भारत में जब जब भी आपदा आई है या भी कोई परेशानी हुई है तो भारतीय ही होते हैं जो कुछ गद्दारी करते हैं और उनके वजह से ऐसी कुछ होती हैं। चाहे वो जयचंद की कहानी कहें या फिर और कोई भी कहानी आप उठा के देख लीजिए, बिना गद्दारों का हमारे भारतीयों को कभी घेरा नहीं जा सकता। ये गद्दार ही थे जिन्होंने भारतीयों को अक्सर घेरने का काम किया है। उसके बाद हंसराज वोहरा की गद्दारी और मुखबिरी के कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु पर सैंडर्स हत्याकांड का केस चलता है और उस केस में इनको दोषी भी ठहराया जाता है। और दोषी ठहराने के बाद 7 अक्टूबर 1930 को आखिरी ट्रायल होता है। ये 7 अक्टूबर 1930 की घटना है जब अदालत ने सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सैंडर्स हत्याकांड में गुनहगार मानते हुए, हत्यारा मानते हुए इन तीनों को फांसी की सजा दे दी। तो एक बात है कि फांसी की सजा अदालत ने कब सुनाई, तो ये सजा 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर के एक अदालत ने सुनाई थी इन तीनों को। और उसमें क्या था कि लाहौर अदालत ने फांसी का समय जो मुकर्रर किया था कि फांसी किस दिन होनी है, तो वो दिन था 24 मार्च 1931। यानी अदालत ने साफ तौर पे जेल में ये निर्देश दिया था कि इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 5 बजे फांसी दी जाए। इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि 24 मार्च को जब तिथि दिया गया था 1931 को, तो उनकी फांसी एक दिन पहले क्यों हो गई। जब यह खबर पूरे पश्चिम भारत यानी जो लाहौर, अमृतसर, पंजाब का पूरा इलाका वहां तक फैला, उसके साथ साथ पूरे देश में यह बात फैल गई कि इन तीनों को फांसी दी जाने वाली है, तो इसी बात को विरोध के लिए आशंका होने लगी कि शायद लाहौर सेंट्रल जेल में सेंट्रल जेल को घेरा जा सकता है क्रांतिकारियों के द्वारा, उग्र विद्रोह हो सकता है, आक्रोश और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसी आक्रोश के बढ़ने के आशंका से जेल का और वहां के जो ब्रिटिशर्स थे उनके आदेश पर उनकी फांसी सेंट्रल जेल में एक दिन पहले कर दी गई। जेलर को 24 मार्च सुबह क्रांतिकारियों द्वारा जेल को घेरने के जैसे ही सूचना या फिर उसकी आशंका हुई तो विद्रोह से बचने के लिए एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को ही शाम 7 बजे तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जो कि इंसानियत और कानून दोनों के अगेंस्ट, दोनों के खिलाफ है। क्योंकि जिस दिन फांसी मुकर्रर की गई, फांसी का जो समय, जो तिथि मुकर्रर किया गया था, उससे एक दिन पहले फांसी दिया जाना, ये कहीं ना कहीं उस समय क्रांतिकारियों के प्रति या फिर भारतवासियों के प्रति एक क्रूरता भरा निर्णय ही था। लेकिन अंग्रेज कब क्रूरता नहीं किए हैं, चाहे वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, उससे पहले की घटनाएं हो, फूट डालो राज करो का घटना हो, या कोई भी घटना, वो अपने क्रूरता से कभी बाज नहीं आए थे। और ये वो दिन था और एक आज का दिन है कि आज हम अच्छे तरीके से स्वतंत्र सांस ले पा रहे हैं, ये उन्हीं बलिदानों के कारण ही ये संभव हो पाया। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी युवा अवस्था में 20-21 साल की उम्र में ये फांसी को चूमते हैं और मृत्यु को गले लगाते हैं, ताकि देश में एक मैसेज जाए और क्रांतिकारी और आगे बढ़े, क्रांतिकारी जो भी भारत में उस समय हैं वो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और भारत को आजाद कराने में, अपनी बात को रखने में हिस्सा ले। एक तरह से ये मृत्यु की नींद सोए नहीं, बल्कि ये भारत में क्रांतिकारियों को या फिर भारतवासियों को जगाना चाह रहे थे कि चंद अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहना अच्छी बात नहीं है, एकजुट हो जाओ, एकता के साथ आओ और इस देश से अंग्रेजों को भगाओ। मैं एक बार फिर से इन सभी शहीदों को जो देश के लिए अपने जान दिए उनको नमन करता हूं। और शहीद दिवस 23 मार्च, आज 2026 है, लेकिन ये शहीद दिवस 23 मार्च से ही मनाया जा रहा है। ये 1931 से ही इसको मनाया जा रहा है और 1947 के बाद जब सरकार बनी भारत की तो उसको शहीद दिवस के रूप में मान्यता भी मिली, लेकिन इनको याद 23 मार्च के दिन पहले से किया जा रहा है। और आज चाहे कोई भी युद्ध में जो देश का कोई जवान शहीद होता है
तो उनके शहीद होने के बाद उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि के लिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। तो वर्तमान में 23 मार्च का शहीद दिवस सिर्फ इन तीनों बहादुर देश के बेटे के नाम नहीं, बल्कि उन सभी देश के बेटों के नाम है जिन्होंने अपने देश के लिए वर्तमान में भी जान दे रहे हैं, और वो कभी भी देश को अकेला नहीं छोड़ते हैं, देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान हमेशा देते हैं। तो फिर से इन सभी शहीदों को, सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए, अपना नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट्स भी करें ताकि और कुछ नए टॉपिक्स में मैं वीडियो लेकर आते रहूं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे देश की जिम्मेवारी है कि शहीदों का सम्मान करें और देश के निर्माण में, देश को अच्छा बनाने के लिए अपना कुछ न कुछ योगदान अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।